जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। आज जो हम रैंट कंट्रोल एक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं उसी का पार्ट आ गया थर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था पार्ट वन के बाद हमने पार्ट टू को देखा था और आज फाइनली हम कर रहे हैं पार्ट थ्री में हम इस एक्ट को कंक्लूड कर देंगे। पार्ट वन, देन पार्ट टू एंड नाउ पार्ट थ्री। आज इस एक्ट को हम समाप्त कर देंगे। तो हमारा क्या चल रहा है इसके अंतर्गत देखा जाए तो हम कर रहे हैं इसके अंदर चैप्टर 4। इसकी रेंज कहाँ तक है? इसकी रेंज है 11 से 12 और इसके बाद आएगा चैप्टर 5। तो जो आज हमारी बेसिकली जो ये सेक्शंस कवर कर रहा है ना वो 18 वाला, तो ये आता है हमारे चैप्टर 5 के अंदर। चैप्टर 5 बोलता है अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो इसी में हम इसका जो सेक्शंस कवर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इसके सेक्शंस कवर होते हैं 13 से लेके 22 तक। 13 से 22 तक करते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 18 आ रहा है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले मतलब इस लेक्चर को देखने से पहले जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट को सबसे पहले देखेंगे, देन पार्ट सेकंड को देखेंगे और फिर पार्ट 3 पर आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, और आप जब भी लेक्चर्स को देखेंगे तो अपना बेयर एक्ट अपने पास रखेंगे। जैसे कि अभी हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम कर रहे हैं, तो आपको अभी इस टाइम अपने पास रेंट कंट्रोल एक्ट रखना चाहिए और जहां कहीं भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उनको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो नाउ फाइनली वी स्टार्ट सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? किराया अधिकरण की अधिकारिता। तो भाई ये किराया अधिकरण हमको कहाँ डिफाइन कर रखा है? किराया अधिकरण को क्या रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं डिफाइन कर रखा है? जी हाँ, जब हमने देखा था सेक्शन 2 क्या है हमारा? डेफिनेशन क्लोज। और कहां से कहां तक ये कहां पे आता है? चैप्टर 1 में आता है डेफिनेशन क्लोज। चैप्टर 1 के अंदर आता है। तो इसका सेक्शन आता है सेक्शन 2G। ये बात करता है किराया अधिकरण की। ठीक है, तो क्या होता है किराया अधिकरण की आखिर अधिकारिता क्या होती है? अधिकारिता से क्या तात्पर्य हो गया हमारा? अधिकारिता से मतलब हो गया उसका जुरिस्डिक्शन, कहाँ कहाँ वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो क्या बोलता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक्ट के होते हुए भी उन क्षेत्रों में जिस अधिनियम का प्रसार है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूस्वामी और किराएदार, किसकी बात कर रहा है? लैंडलॉर्ड की बात कर रहा है और टेनेंट की बात कर रहा है। भूस्वामी और किराएदार के बीच विवादों का निपटारा किसके माध्यम से किया जाएगा? किराया प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। फिर क्या होगा कि जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, मतलब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 और 3 किसकी बात करते हैं? चैप्टर 2 और 3 बात करते हैं चैप्टर 2 बात करता है और 3 बात करता है किराए के पुनरीक्षण और किराएदारी के बारे में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है? सेक्शन कवर करता है ये चैप्टर 2 में तो केवल 2 ही सेक्शन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे आता है 6 और 7। और चैप्टर 3 में कौन सा आता है? चैप्टर 3 में आता है 8, 9 और 10। ठीक है, इनकी बात करें तो क्या बोल रहा है कि जहां पर ये दोनों चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे, मतलब लागू नहीं होंगे, वहां पे विवादों का निस्तारण कैसे किया जाएगा? कोई भी विवाद हो गया तो कैसे निस्तारण करेंगे उसका? उसका निस्तारण किया जाएगा या तो टीपी एक्ट यानी कि हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार, या फिर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि संविदा अधिनियम के अनुसार। ठीक है, फिर किराया अधिकरण ऐसी अर्जी नहीं सुनेगा जो राजस्थान सरकारी स्थान अधिनियम 1964, राजस्थान परिसर अधिकरण बेदखली अध्यादेश 1949 से संबंधित है। और अर्जी उस किराया अधिकरण के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी अधिकारिता में परिसर है। मान लीजिए ये परिसर है और ये कोर्ट है। ठीक है, तो इसके स्थानीय अधिकारिता में आ गया ना ये वाला, इसका जो परिसर है, इसकी स्थानीय अधिकारिता यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर आ गया ये वाला परिसर, तो इसके अंतर्गत किया जा सकेगा। इसी किराया अधिकरण में इसकी क्या की जा सकेगी? पेश वगैरह किया जाएगा अर्जी को। जहां अर्जी का संबंध असंगत किराया वसूली के लिए होगा वहां सेक्शन 14 के प्रोविजंस लागू होंगे। सेक्शन 14 क्या था हमारा? सेक्शन 14 है हमारा पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया, यानी कि किराया पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया। और सेक्शन 15 क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग होगी। क्या होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग? चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं, वहां कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए फाइल की गई अर्जी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगी, ये बात कर रहा है। फिर क्या होगा? विवाद भूस्वामी और किराएदार के बीच होगा और इनकी अर्जी किराया अधिकरण के समक्ष जहाँ परिसर स्थित है वहां पर की जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 क्या कहता है? अपील किराया अधिकरण के बारे में बात कर रहा है। जब हमने डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 2 भी देखा था,
सेक्शन 2B देखा था, वहां पे हमको पता चला था कि सेक्शन 2B क्या होता है। क्या होता है सेक्शन 2B? अगर जब हम सेक्शन 2B को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 19 के अंतर्गत किराया अपील किराया प्राधिकरण है, ये उसी की बात करता है। ठीक है। और अपील व परिसीमा इसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। अपील किराया अधिकरण, अपील व परिसीमा, तो हम क्या इसको देख के आ चुके हैं पहले? जी हाँ, जब हमने सेक्शन 2B को कवर किया था तब हमने सेक्शन 19 को पढ़ लिया था। अब बात करते हैं सेक्शन 19 क की। सेक्शन 19 क्या क्या कहता है? अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाये के संदाय का आदेश करने की अधिकरण की शक्ति। जब किराया अधिकरण द्वारा भूस्वामी के आवेदन पर अर्जी को अगर सुन लिया जाता है तो दोनों पक्षकार, कौन से दोनों पक्षकार? भूस्वामी और किराएदार। किराया अधिकरण आदेश करेगा कि किराएदार तुरंत सभी देयताओं का संदाय करे, मतलब जो जो उसको देना है उसका तुरंत संदाय करे। ये वाली बात कौन बोल रहा है? ये वाली बात बोल रहा है 19 का क्लॉज क। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अब बात करते हैं आगे। सेक्शन 20 बोर्ड और अपील के लंबित रहने के दौरान भी क्या होगा? संदाय जारी रहेगा। मान लीजिए अपील लंबी चल रही है तो ये नहीं होगा कि संदाय रुक जाएगा। उस संदाय को, मतलब जो उसको किराया वगैरह या जो भी संदाय करने हैं वो जारी रहेगा। ठीक है। फिर सेक्शन 20 कहता है आदेशों का निष्पादन। आदेशों के निष्पादन के बारे में कौन बात कर रहा है? सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोल रहा है? सेक्शन 20 बोल रहा है कि किराया अधिकरण क्या करेगा? किराया अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, ठीक है, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर विहित रीति से इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो आदेश पारित किया गया है या कोई अन्य आदेश पारित किया गया है उसका निष्पादन करेगा। निष्पादन किन किन तरीकों से करेगा? या तो क्या करेगा? कुर्की करेगा। क्या करेगा? एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। कुर्की करेगा, विक्रय करेगा। किसकी करेगा? विरोधी पक्षकार की जंगम या स्थावर संपत्ति का करेगा। या गिरफ्तारी करेगा, उसका निरोध करेगा। किसको करेगा? विरोधी पक्षकार को। ठीक है। बैंक खातों की कुर्की और रकम की तुष्टि करेगा। किसके? ये भी विरोधी पक्षकार के करेगा। वेतन भत्तों की कुर्की कर सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कंपनी के कर्मचारी, इनके संबंध में। फिर क्या करेगा? आदेशों के निष्पादन के लिए कोई कमिश्नर नियुक्त कर सकता है, और जो कमिश्नर नियुक्त करेगा वो कौन हो सकता है? अधिवक्ता हो सकता है। और कैसे करेगा? कोई पारिश्रमिक देके करेगा। ठीक है, उसको जो भी भाई वो काम कर रहा है तो उसका पारिश्रमिक तो देना ही पड़ेगा ना, उसकी बात कर रहा है। फिर क्या होगा कि अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके परिसर के कब्जे का प्रदाय प्रत्यर्थी को करेगा। मतलब क्या हो गया कि अगर वो भाई कोई दिक्कत आती है तो क्या करेगा कि कोई अधिकारी नियुक्त करेगा जो कि क्या कर सकेगा? परिसर के कब्जे का प्रदाय प्रत्यर्थी को कर सके, उसकी हेल्प लेगा, मतलब अधिकारी की हेल्प लेगा। फिर क्या होगा? आदेशों के निष्पादन में अधिकरण निम्न की सहायता प्राप्त कर सकेगा। किन किन लोगों की सहायता प्राप्त करेगा? जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा, स्थानीय प्रशासन की सहायता ले सकता है, यहाँ पे भी स्थानीय प्रशासन आया था। स्थानीय निकाय की बात करता है, यहाँ पे भी हमने स्थानीय निकाय की बात कर ली थी। और फिर क्या कर सकता है? पुलिस की भी सहायता ले सकता है, अगर उसका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी तो वो इन लोगों की सहायता ले सकता है। अब बात करते हैं कि किराएदार यदि कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी होने के 3 मास बाद भी अगर परिसर खाली ना करे तो निवासी प्रयोजन के लिए परिसर 2 गुने दर से, और अगर वाणिज्यिक प्रयोजन होगा तो 3 गुने दर से क्या होगा? जो भी अंतःकालीन लाभ होंगे उनका संदाय किया जाएगा। और जहां बात आ जाएगी सेक्शन 16 में तुरंत कब्जे की, तो उसके लिए भी 3 गुने दर से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अंतःकालीन लाभ का संदाय करेगा। अब इसका सेक्शन 20 का लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? 4 पॉइंट की अंतिम आदेश या अन्य आदेश के निष्पादन के संबंध में जो निष्पादन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो किराया अधिकरण के द्वारा किया जाएगा। किराया अधिकरण के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि निष्पादन के आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील से 45 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। जो भी निष्पादन होगा उसका आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार जो होगा उस पर जब भी नोटिस की तामील हुई है उससे 45 दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 बोलता है कि भाई जो किराया अधिकरण है और अपील किराया अधिकरण है, इनकी प्रक्रिया और शक्तियां क्या होगी। ठीक है। तो साक्ष्य किस पर ले सकता है? शपथ पर ले सकता है। साक्ष्य की परीक्षा और हाजिरी करा सकता है। किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी दायर कर सकता है। और जो भी अर्जीदार होंगे वो दस्तावेज पेश करेंगे तो वो एग्जीबिशन फर्स्ट, एग्जीबिशन सेकंड, और अगर आगे और होंगे तो उसमें 3, 4, 5 ऐसे ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर प्रत्यर्थी द्वारा अगर पेश किया जाता है तो एग्जीबिशन A1, A2 ऐसे करके होगा, आगे भी वही 3, 4, 5, 6 ऐसे करके शामिल हो जाएंगे इसके अंतर्गत भी। जैसे आगे हो जाएगा A3,
A4 ऐसे आगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो लाल स्याही से स्पष्ट है चिन्हित होंगे, कौन सी स्याही यूज की जाएगी, लाल स्याही को यूज किया जाएगा। लाल इंक हो गई मतलब रेड इंक। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा कि सीपीसी 1908 की जो प्रक्रिया होगी वो किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण पर बाधित नहीं होगी, क्योंकि ये तो खुद ही अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इनके भी। और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे। और क्या होगा, निम्न विषयों के संबंध में इनकी पावर सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो नीचे विषय दे रखे हैं उनके संबंध में इनको क्या होगा कि पावर होगी, किस किस चीज की पावर होगी, सीपीसी के अकॉर्डिंग पावर होगी कि वो कोई समन समन कर सकते हैं, हाजिरी कर सकते हैं, शपथ पर परीक्षा करवा सकते हैं, दस्तावेज पेश करवा सकते हैं, विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं, किस किस चीजों के लिए, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए। और अगर कोई व्यतिक्रम किया गया है, उसकी जो अर्जी खारिज हो गई, उसके लिए एक पक्षीय आदेश दे सकते हैं, एक पक्षीय आदेश को अपास कर सकते हैं और विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पढ़ लेने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, और अन्य विषय जो भी इनको ठीक लगे वो करेंगे। और स्थगन लेखबद्ध किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी होगा उसको लेखबद्ध किया जाएगा। जो न्यायिक प्रक्रिया होगी वो आईपीसी के सेक्शन 193, 228, 196 के लिए होगी, और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सीआरपीसी सेक्शन 195 और चैप्टर 26 को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जनरल बातें एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया है तो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। लेकिन फिर भी आपको इसलिए कराया गया कि कोई पॉइंट नहीं छूट जाए, आप लोग बोले कि भाई हमने तो ये पॉइंट कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसके थ्रू क्या हो गया, आपके एक बार आपके आंखों के आगे से, मतलब नजर से ये निकल गया है कि भाई हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 21A की। सेक्शन 21A क्या बोल रहा है, जो किराए प्राधिकारी होता है उसकी प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बता रहा है। क्या होगा, इसकी सेम एज पावर होगी जैसे किराया प्राधिकरण की थी, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई अर्जियों आवेदनों को ग्रहण करने की, उनकी सुनवाई और विनिश्चय करते समय या दी गई सूचना के संबंध में किराया प्राधिकारी के संबंध में किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति होगी। हमने एक्ट की लैंग्वेज देखी है, तो यही बोल रहा है कि जो भी किराया प्राधिकरण की शक्तियां होंगी ना, वो इसको मिलेंगी। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोलता है नमूने का प्रारूप कैसा होगा, मॉडल फॉर्म्स कैसे होंगे। किसकी बात कर रहा है ये, मॉडल फॉर्म्स की। क्या बोल रहा है कि भाई प्रत्येक अर्जी या अपील यथासंभव इस अधिनियम के अनुसार, जहां पे अर्जी और अपील की बात होगी वहां पे अनुसूची क ख आएगा, और जब पुनः प्राप्ति और वसूली प्रमाण पत्र की बात होगी वहां पे अनुसूची यानी कि शेड्यूल ग आएगी, सी आएगी मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के चलते हैं 5A पर, यानी कि 5A पे। क्या बोल रहा है, ये चैप्टर जुड़ा था 2017 के संशोधन से, 2017 में संशोधन हुआ था, उसके बाद ये और 5B जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको 5A के बाद 5B भी पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है किराया प्राधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाएगी, किराएदारी के करार और किराएदारी की कालावधि के बारे में बात कर रहा है। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है, सेक्शन कवर कर रहा है 22 से लेके 22 के A से लेके C तक की बात कर रहा है। तो 22A को तो हमने पढ़ लिया है, कब पढ़ा था, जब हमने डेफिनेशन का क्लोज देखा था सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज की बात कर रहा है, वहां पे हमने देखा था FA, ये 9 नहीं है, यहाँ पे ये A है, ठीक है। तो FA में जब हमने देखा था, हम किराया प्राधिकारी को पढ़ के आए थे कि भाई क्या क्या होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 22B की। सेक्शन 22B हमको क्या बात बता रहा है, ये बात कर रहा है हमारे टेनेंसी एग्रीमेंट्स के बारे में, यानी कि किराएदारी करार के बारे में। किराएदारी करार की बात कर रहा है। क्या होगा कि 2017 के बाद अगर जो 2017 का जो संशोधन हो गया, उसके बाद ना तो कोई परिसर लिखित करार के बिना, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट के बिना, ना तो किराए पर लेगा और देगा। फिर क्या होगा, करार की जो विशिष्टियां होंगी वो शेड्यूल डी के अकॉर्डिंग तय की जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा कि प्राधिकारी को भूस्वामी किराएदार द्वारा संसूचित की जाएगी। क्या की जाएगी, ये जो संसूची वगैरह होगी ना, ये किराए उसको प्राधिकारी को भूस्वामी देगा, भूस्वामी किराएदार के द्वारा दी जाएगी। और जहाँ पे 2017 से पहले की किराएदारी होगी वो कैसे होगी, जो लिखित एग्रीमेंट होगा, मतलब करार होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उसको 2017 के संशोधन के अकॉर्डिंग संसूचित किया जाएगा। और जो लिखित करार नहीं होगा तो शेड्यूल डी के अकॉर्डिंग संसूचित किया जाएगा, और प्रति प्रस्तुत करने में विफल हो तो पृथक रूप से विशिष्टियों को फाइल किया जाएगा, ठीक है। और जो कोई भी करार होगा वो कैसे होगा, प्रत्येक करार किराएदारी के प्रारंभ से पूर्व निष्पादित 1 वर्ष के भीतर कोई करार निष्पादित होगा, अगर निष्पादित नहीं है तो वो 1 वर्ष के अंदर अंदर निष्पादित होगा, और पक्षकारों को रजिस्टर्ड संख्या उपलब्ध करवाई जाएगी, और तथ्यों को साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा अगर कोई असंगत करार होगा। असंगत करार होने पर ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड संख्या के आवेदन से 15 दिन के अंतर्गत वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जो रैंक कंट्रोल एक्ट के संबंध में कोई वेबसाइट होगी उस पर वो रजिस्टर्ड संख्या जो होगी उसको अपलोड कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर।
अब बता करता है 22C की, यानी कि 22C क्या बोलता है, 22C बोला किराएदार की कालावधि कितनी होगी। किराएदार की विनिर्दिष्ट कालावधि में होगी, नवीकरण का प्रस्ताव किया जाएगा यदि किराएदारी करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के समाप्त हो जाने के बाद अगर 6 महीने तक उसने परिसर खाली नहीं किया गया तो किराएदारी नवीनीकृत मानी जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि जो किराएदारी होगी, टेनेंसी होगी, वो विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी और उसको क्या होता है, रिन्यूअल कराने के लिए क्या किया जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा। और अगर किराएदारी करार में जो विनिर्दिष्ट कालावधि है, मतलब स्पेसिफिक टाइम है, वो खत्म हो गया और उसके बाद भी 6 माह तक परिसर खाली नहीं किया गया है, तो क्या होगा, उस किराएदारी को क्या मान जाएगा कि भाई इसको रिन्यूअल करवा लिया गया है, नवीकृत करवा लिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 5B की। चैप्टर 5B भी किसके बारे में बात कर रहा है, किराए के पुनरीक्षण के बारे में, प्रतिभूति निक्षेप के बारे में और किराए को जमा करने के संबंध में। कहां से कहां तक प्रोविजंस दे रखे हैं, 22D से लेके 22G तक इसके प्रोविजंस को दे रखा है। एक मिनट रुकिए आप। ठीक है। अब बात करते हैं 22D की। 22D क्या बोल रहा है कि कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण कैसे किया जाएगा। ये ऐसे बोल रहा है कि भाई कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण किया जाएगा। कौन सी परिस्थितियां होंगी, भाई ये परिस्थितियां होंगी कि पहले की मान लो कोई परिसर किराए पे लिया गया था, पहले ये परिसर किराए पे लिया गया, इसमें कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। एक मिनट रुकिए। ये परिसर यहाँ पे किराए पे लिया गया, जब लिया गया था तब इतनी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, बाद में इसने इस तरह का मकान था, इन्होंने इसमें सुख सुविधाएं बढ़ा दी। तो जो जो सुख सुविधाएं बढ़ाई गई, जो करार में विनिर्दिष्ट रकम होगी वहां तक क्या करेगा, भूस्वामी जो होगा, लैंडलॉर्ड होगा, किराए को बढ़ा देगा। और कब पूरा होगा कि भाई जो जो वृद्धि हुई, मान लीजिए इसने यहाँ पे एक फ्लोर और बढ़ा दिया, इसको कर दीजिए ऐसे, इसने यहाँ पे एक फ्लोर बढ़ा दिया, तो जब क्या होगा, ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके 1 महीने के बाद वो रकम प्रभावी हो जाएगी। अगर सुख सुविधाओं में कोई हास हो गया यानी कि कमी हो गई तो क्या होगा, किराएदार जो होगा वो किराए में कमी करने का दावा करेगा कि मतलब पहले ज्यादा सुख सुविधाएं दे रखी थी फिर कम कर दी, तो किराएदार आवेदन कर सकता है, अर्जी लगा सकता है कि भाई अब क्या हो गया, सुख सुविधाओं को हास हो गया तो किराए में कमी की जाए। फिर क्या होगा, भूस्वामी परिसर को पुरानी हालत में वापस लाएगा या किराए में कमी करेगा। अगर इस तरीके का आवेदन किया जाता है और ऐसा लगता है तो या तो क्या करेगा भूस्वामी, भाई सुख सुविधाओं का हास हो गया था तो सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, किराए में कमी करेगा। फिर क्या होगा, अगर इनके बीच में कोई भी विवाद होता है तो किराया प्राधिकारी के समक्ष समाधान की अर्जी फाइल की जाएगी, समझौता नहीं तो रिकॉर्ड के आधार पर समुचित आदेश दिया जाएगा समुचित सरकार के द्वारा। अब बात किया जाता है 22E। 22E क्या बोलता है, ये बात करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, यानी कि प्रतिभूति निक्षेप के बारे में। क्या होता है कि क्या करेगा कि किराया प्राधिकारी भूस्वामी किराएदार के आवेदन पर किराया या अन्य प्रभाव को पुनरीक्षित करेगा और वह तारीख नियत करेगा जिससे किराया पुनरीक्षित हो जाएगा। फिर 22F की बात करते हैं, यानी कि 22F की बात करते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए, इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है। 22E क्या बोल रहा है, 22E बोल रहा है हमको कि किराया प्राधिकारी द्वारा क्या होगा, 22 जो डी था उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किराए को पुनरीक्षित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो किराया प्राधिकारी होगा भूस्वामी किराएदार के आवेदन पर किराया अन्य प्रभार को पुनरीक्षित रखेगा और वह तारीख नियत करेगा जिससे किराया पुनरीक्षित होगा। ये प्रतिभूति निक्षेप नहीं था, ये कोई अन्य प्रोविजन था। ठीक है, किराए के पुनरीक्षण के संबंध में कोई अन्य प्रोविजन था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 22F के बारे में, जो बात कर रहा है प्रतिभूति निक्षेप के बारे में। क्या करेगा प्रतिभूति निक्षेप में, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा है कि 1 मास के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाएगी और परिसर खाली करने के बाद कटौती करके किराएदार को 1 मास के भीतर भीतर लौटा देगा। और जो प्रतिभूति निक्षेप होगा या अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो अगर नहीं दिया जाएगा तो किराएदार किराया प्राधिकारी के समक्ष भूस्वामी के विरुद्ध आवेदन फाइल कर सकेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे 22G की तरफ। क्या बोल रहा है कि कतिपय परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा करना, वैसे तो किराया भूस्वामी को दिया जाता है पर फिर क्या करेगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे किराया प्राधिकारी को किराया जमा कराना होगा। कौन सा होगा, जहां पे सेक्शन 5 फॉलो नहीं होता वहां किराएदार किराया प्राधिकारी को किराया जमा करवाएगा। किराया देने के बारे में सद्भाविक संदेह, वहां किराया प्राधिकारी को मतलब सद्भाविक संदेह है कि भाई किसको किराया जमा कराना है, उसको कंफ्यूजन है इसको, तो किराया प्राधिकारी को जमा करा देगा। किराया प्राधिकारी
क्या करेगा, अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेगा, तथ्यों पर आधारित आदेश पारित करेगा, और क्या करेगा, अकाउंट वगैरह रखेगा, लेखा जोखा रखेगा, व्यक्तिगत खाते में जमा कराएगा पैसे वैसे जो होंगे, मतलब किराए का संदाय। भूस्वामी अन्य दावेदार को विहित रीति से सदस्य संदाय करने को संचालित किया जाएगा, और रसीद या अन्य तथ्यों की स्वीकृति प्रभाव होगी। बस ये अगर आप इनको वन लाइनर के थ्रू भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा कि भाई कौन कौन से क्या होगा, कैसे जमा कराएंगे भाई। अगर भूस्वामी नहीं है तो किराया प्राधिकारी को जमा कराना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 है हमारा सुख सुविधाएं, जो कि हम देख के आए थे 2A के थ्रू। सेक्शन जो हमने डेफिनेशन क्लोज किया था उसके अंतर्गत जो सेक्शन 2A आया था, जिसमें आया था एमिनिटीज यानी कि सुख सुविधाओं के बारे में, तब हमने देखा था ये वाला चैप्टर कवर कर रहा है सेक्शन 23 से 24A तक। अब बात करते हैं चैप्टर 7 प्रक्रिया यानी कि मिसक्लेनियस प्रोविजंस के बारे में। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा है ये कवर कर रहा है सेक्शन 25 से लेके 32 तक। ठीक है, तो 25 क्या बोल रहा है कि परिसर का निरीक्षण कैसे किया जाएगा। किराएदार को कम से कम 7 दिन की पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, और कब कर सकेगा, दिन में कर सकेगा। कौन करेगा, भूस्वामी ऐसा परीक्षण 3 मास में एक बार से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना, उन पर नियंत्रण करना। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 अपने आप में कोई छोटा सा सेक्शन नहीं है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। क्या बोल रहा है सेक्शन 26 का 1 पॉइंट कि जो अपील किरायाधिकरण होंगे, इनके पीठासीन जो अधिकारी होंगे वो सेक्शन 21 आईपीसी के अकॉर्डिंग लोक सेवक होंगे। फिर उसके बाद आगे किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हाई कोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। फिर उसके बाद होता है कि जो अपील किराया प्राधिकरण होगा ना, अपील किराया अधिकरण, वो क्या करेगा, किराया प्राधिकरण के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। और अपील किराया अधिकरण जिला सेशन न्यायालय के समान माना जाएगा, और किराया अधिकरण जो होगा वो सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के बराबर माना जाएगा। और अगर इनमें लिपिकीय वर्ग से संबंधित जो भी संशोधन होंगे, वो लिपिक वर्ग मतलब लिपिक वगैरह जो होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनके संबंध में कोई भी प्रोविजंस होंगे, वो जो होगा वो 1986 का जो लिपिक वर्ग वाला अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग होंगे। फिर उसके बाद आता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं, उनके संबंध में जो भी सेवा नियम होंगे वो इस जो चतुर्थ श्रेणी का एक एक्ट बना हुआ है 1999 का, उसके अकॉर्डिंग शासित होंगे। फिर आता है 26A होता है किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना। क्योंकि ये क्या है, किराया प्राधिकारी जुड़ा ही बाद में 2017 से, तो इसके लिए सबसे अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं, सबने कोई में ABCD ऐसे जोड़ जोड़। अब आता है किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना और कार्यवाहियों का संरक्षण। जैसा कि हमने देखा कि ये 2017 से जुड़ा है, इसके जो प्रोविजंस होंगे वो भी क्या होंगे कि भाई आईपीसी के अकॉर्डिंग लोक सेवक होगा, इसको सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों से संरक्षण मिलेगा, मतलब इसके खिलाफ कोई वाद वगैरह दायर नहीं किया जा सकेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 27 की। 27 कहता है हमारा परिसीमा जो लिमिटेशन के प्रोविजंस यहाँ पे लागू हो जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे किस किस पे होंगे, अर्जी पे होंगे, आवेदनों पर होंगे, अपील या अन्य कार्रवाइयों पर होंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 28 बोलता है हमको न्यायालय की फीस के बारे में। तो न्यायालय फीस कैसे की जाएगी, एज होगी जैसे सिविल कोर्ट की फीस होती है, एप्लीकेशन के संबंध में, केसेस के संबंध में और अपीलों के संबंध में। फिर क्या होगा, जो सेक्शन 8 है उसके लिए न्यायालय फीस अर्जी प्रस्तुत किए जाने की तारीख के ठीक पहले वर्ष के किराए के रकम के संदाय के अकॉर्डिंग होगी। और सेक्शन 23-24 के संबंध में किसकी होगी, 100 रुपए फीस होगी। और पुनरीक्षण के लिए जो अर्जी का आदेश दिया जाएगा उसके विरुद्ध अपील में 250 रुपए फीस होगी। क्या हमको ये याद करने चाहिए, आजकल कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, फिर सेक्शन 29 कहता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होता है, जहां पर ये एक्ट अप्लाई होगा तो ऑफकोर्स इसी को प्रभावी माना जाएगा। और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को होती है, नियम बनाने की शक्ति किसको होती है, राज्य सरकार को होती है। और फिर फाइनल आ जाता है निरसन और व्यापृति। तो ये था हमारा राजस्थान का लैंड कंट्रोल एक्ट। कब का था, 2001 का। 2017 में इसमें संशोधन हुआ। कितने पार्ट्स में हमने इसको कवर किया, 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज जो किया है वो है हमारा पार्ट 3। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम किसी नए एक्ट के साथ, तो जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आरजेएस की डेट जैसे कि चेंज हो गई है, पहले थी 16 जून और अब हो गई है 23 जून। तो अपना रिवीजन बरकरार रखिए। ऑल द बेस्ट।
ठीक है, थैंक यू सो मच।